नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका मेरे MKIT एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे उनके से संबंधित जो भी सिलेबस दिया वो सिलेबस का टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको थ्योरी प्लस MCQ, उसके बाद में जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसके शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारे राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अनुसार राजस्थान पुलिस के सिलेबस का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि मानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर का आविष्कार है वो हमारी 20वीं और 21वीं सदी के लिए एक महान उपलब्धि है। आज के इस वर्तमान युग में कंप्यूटर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आज के जीवन में हमारे पास जो कंप्यूटर, हमें उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में कंप्यूटर क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता नहीं है, उन सभी बातों से संबंधित हमें किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग किया जाता नहीं है। कंप्यूटर का उपयोग आज के हमारे जीवन में कंप्यूटर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अर्थात कंप्यूटर के बिना हम आज के जीवन में हमारे जो वर्तमान जीवन है उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आज के टाइम में हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र या इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था आज के टाइम में कि इसने एक नए युग सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किया था। साधारण शब्दों में कही थी, आज का जो इंटरनेट का युग है वो संचार तंत्र जो इतना बड़ा संचार तंत्र का नेटवर्क बन चुका है कि उसने एक नए युग को जन्म दे दिया था। एक नए युग का सूत्रपात किया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझा है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया। अर्थात साधारण भाषा में कहे तो जो कार्य हम इंसान के द्वारा नहीं किया जा सकता उस कार्य को कंप्यूटर ने मिनटों में हल किया। अर्थात असंभव से संभव कार्य को कंप्यूटर ने सुलझाया है। जटिल से जटिल समस्याओं का हल किसने किया? कंप्यूटर ने किया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है। भारत की बात क्यों करें, जो भी विकासशील देश है उसके लिए कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अब दोस्तों आप कल्पना करो, अगर हमारे देश में कंप्यूटर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अतः इस आधार पर कह सकते भारत ही नहीं, कोई भी देश हो उसके विकास के लिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, हम जो भी राष्ट्र है उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कंप्यूटर का क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साधारण भाषा में यह कहे कि कंप्यूटर के बिना कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी संस्थान हो, किसी का भी कार्य संभव नहीं है। अर्थात कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर के बिना हम उस कार्य को संभव कर सकते हैं। तब कोई हर कार्य में, प्रत्येक कार्य में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पेज के अंदर। आगे है कंप्यूटर की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के काम में लिया जाता है। अर्थात कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट दोस्त, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की किसी भी प्रकार की जो गणनाएं हैं, जो भी
कार्य उनको तर्कपूर्ण, अर्थात तर्कपूर्ण का कहने से मतलब जो भी कंप्यूटर कार्य करता है उसको किसी न किसी लॉजिक के साथ करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ने कोई कार्य कर दिया, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो अर्थात कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो लॉजिक पूर्ण कार्य करता है। उसके जो भी कार्य करता है उसका पीछे पीछे न कोई लॉजिक काम में लिया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी या लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी या लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अंग्रेजी और लैटिन भाषा दो दिए हुए हैं, उनमें से जो अंग्रेजी भाषा वो जो हमारे RBSC बोर्ड की 9th क्लास की जो बुक है, CS की बुक, कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, उसमें अंग्रेजी भाषा दिया गया है। और अन्य हम जो भी कहीं भी अध्ययन करते हैं गाइड वगैरह में, अन्य क्लास में, वहाँ पे लैटिन भाषा पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा बताया जाता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हो तो हमको अंग्रेजी को प्रेफर करना है, अर्थात अंग्रेजी भाषा को ही मानना है। अन्यथा अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम लैटिन भाषा को चूज कर सकते हैं। वास्तव में कंप्यूटर का आविष्कार का मूल उद्देश्य, कंप्यूटर के आविष्कार का ऐसा क्या उद्देश्य थे जो हमें कंप्यूटर को बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो इसका कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य था शीघ्र गणना करना। शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था। अर्थात साधारण भाषा में कहूँ कि हमारी कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? हम कंप्यूटर के बिना भी तो हमारा जीवन चल रहा था, तो हमारे सामने ऐसी क्या समस्या है कि जिसकी वजह से हमें कंप्यूटर का आविष्कार करने की जरूरत पड़ी? तो जिसका सीधा सा जवाब है कि शीघ्र गणना करना था। जो भी पुराने टाइम में कैलकुलेशन होती थी उनको करने की जल्दी से जल्दी करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। किंतु आजकल इसका यूज, आज के वर्तमान टाइम में कंप्यूटर का यूज सिर्फ गणना करना ही नहीं रह गया, जैसे अन्य कार्य करने में होता है, जैसे ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, ऑडियो सुनना हो गया, वीडियो देखना हो गया, गेम खेलने के साथ साथ अन्य कार्यों में भी किया जाता है। इसका अधिकतम कार्य गणितीय या सांख्य की प्रकृति का न होकर अन्य क्षेत्र में भी होता है। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति या डिवाइस के रूप में परिभाषित करना, इसके अन्य कार्य को उपेक्षित, इसके अन्य कार्य। अब ये अन्य किस कार्य की बात कर रहे हैं दोस्तों? जैसे आज के टाइम में हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हम 20% काम तो इसको गणना करने में लेते हैं, और इसका 80% जो 80% काम वो गणना करने के अलावा अन्य क्षेत्र में, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, और जो भी कोई भी क्षेत्र है उसमें हो गया। गणना करने के लिए मात्र हम कितना 20% काम ही कंप्यूटर का आज के टाइम में गणनीय योग्य बच गया, बाकी अन्य 80% कार्य अन्य आते हैं। तो इस लाइन के अनुसार कहने का मतलब यह है कि अगर हम कंप्यूटर को सिर्फ गणना करने वाली मशीन ही मानते हैं तो हम इसके ये जो 80% काम है ना, इसको भुला दे रहे हैं। तो अतः इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन के रूप में परिभाषित करने का मतलब है इसके अन्य कार्यों को उपेक्षित करना है। आधुनिक या वर्तमान जो हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर साइंस है, उसका जनक किसे माना गया? एलन ट्यूरिंग को वर्तमान कंप्यूटर से, आधुनिक कंप्यूटर या साइंस का जनक CS का जनक माना गया। और कंप्यूटर का जनक किसे? सिर्फ कंप्यूटर का जनक पूछे तो हमें कंप्यूटर का जनक बताना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना या आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर की जो वर्तमान में डिजाइन है, ये डिजाइन किसने दी थी? तो डिजाइन दी थी, जो देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन वेन न्यूमैन। अर्थात जॉन वेन न्यूमैन ने जो हमारे सामने आज का वर्तमान कंप्यूटर उसकी डिजाइन दी थी, अर्थात आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की डिजाइन को आर्किटेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड में। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। हमारे आज के टाइम में कितने प्रकार के कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर हम काम में ले रहे हैं? टाइप ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का वर्गीकरण, उसके अनुप्रयोग का मतलब होता है उसके एप्लीकेशन, आकार हो गया, बोले तो साइज। उद्देश्य मतलब किसी विशिष्ट काम, एक विशिष्ट काम या किसी कॉमन काम के लिए जो भी है, उनके आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहले हो गए अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग का इंग्लिश वर्ग का वर्गीकरण, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है एनालॉग, दूसरा हो गया डिजिटल, एंड थर्ड हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले प्रकार की बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हैं, मतलब
अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। अर्थात साधारण भाषा में कहें तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो डिजिट्स पर कार्य नहीं करते, अर्थात बाइनरी डिजिट 0 और 1 के ऊपर कार्य न करते हैं। ये डायरेक्ट भौतिक रूप से उपलब्ध जो भी भौतिक रूप से डाटा उपलब्ध होता है उसके ऊपर डायरेक्ट कार्य करते हैं। अब भौतिक डाटा कौन सा हो गया, जैसे मान लो आप ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, लंबाई, लेंथ, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य जो भी भौतिक राशियाँ या जो भी भौतिक कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ये कार्य उनके रूप में होते हैं जो भौतिक डाटा हमने ज्ञात किए थे। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है, मतलब इन एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता। निरंतर मापन के से मतलब है कि जहाँ इन भौतिक राशियों के लगातार मापन की आवश्यकता होती है वहाँ इन कंप्यूटर का यूज किया। जैसे किन किन क्षेत्र में इन भौतिक राशियों के लगातार मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गया, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में दाब वगैरह, जो अगर कोई भी खोज चल रही है उसमें दाब किसी प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसकी लंबाई, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी ले रहा है, जो भी नया कंपोनेंट बना रहे हैं उसमें कितनी विद्युत की खपत हो रही है। जैसे कोई भी कार्य करे तो उसमें मतलब लगातार मॉनिटरिंग की, जहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे इन एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का जो संकेत होते हैं वो सतत या कंटिन्यूस, अर्थात ये लगातार चलते रहते हैं, बीच में टूटते नहीं हैं। एनालॉग कंप्यूटर का एक विशेष एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। विशेष उद्देश्य से क्या तात्पर्य है, अगर कोई दाब मापने वाला एनालॉग कंप्यूटर है तो वो सिर्फ दाब को ही मापेगा, ऐसा नहीं है कि वो दाब के साथ टेम्परेचर को माप ले। अर्थात इस आधार पर कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर एक विशिष्ट उद्देश्य वाली या पर्टिकुलर उद्देश्य वाली मशीन है। उदाहरण के तौर पर एनालॉग के जैसे स्पीडोमीटर है, हमारी गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। जो हमारी दीवार घड़ी होती है जो सुई वाली घड़ी की बात कर रहे हैं वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर हो गई। हमारा जो विद्युत मीटर है जो पहले पुराने टाइम में आते थे जिसमें नंबर दिए हुए थे और वो ऐसे आगे बढ़ते रहते थे, जो गोल घूमने वाले मीटर में जो घूमने वाले जो रीडिंग दी हुई थी न्यूमेरिक, पुराने टाइम में जो विद्युत मीटर होते हैं उनके वो हो गए एनालॉग मीटर। थर्मामीटर जो पुराने टाइम में होता था, वोल्टेज मीटर जो जिसमें सुई दी हुई थी, जो सुई यहाँ से यहाँ पे चलती थी, जो भी है वो हो गया। विशिष्ट उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया गया था। अब बात कर लेते हैं एनालॉग जो संकेत सतत होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लो एनालॉग कंप्यूटर है, जैसे ऐसे डायरेक्ट जो हमारी जो ऐसी करंट होती है उसकी तरह एनालॉग सिग्नल काम करते हैं। जैसे ये मतलब कभी भी जीरो नहीं होते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके बारे में जो भी होता है इसके उसके पार्ट में चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली क्लास में। हमारा दूसरा टाइप का कंप्यूटर है, उसका एप्लीकेशन के आधार पर जो सेकंड टाइप है कंप्यूटर की वो है डिजिटल कंप्यूटर। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर जो वर्तमान में हमारे सामने उपलब्ध हैं, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। अर्थात ये 0 और 1 पर कार्य करते हैं, अर्थात बाइनरी डिजिट पर। ये कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट के ऊपर कार्य करते हैं, ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट में उपलब्ध होते हैं या बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि इन कंप्यूटर में आप डायरेक्ट प्रेशर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर में डायरेक्ट जो भौतिक राशियों पे काम करते हैं वैसा नहीं। इसमें अगर आप ताप भी, आपको टेम्परेचर भी बताना तो हम अपने हाथ से टेम्परेचर को इसमें एडिट कर देंगे तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या करेगा, उनको 0 और 1 में कन्वर्ट करके वो उनका इनपुट देगा और हमें जो आउटपुट देगा वो हमारी समझ नहीं होगी आउटपुट देगा। बाकी कंप्यूटर एक्चुअल में अपना 0 और 1 में इनपुट लेता है और 0 और 1 में आउटपुट देता है। जो हमारी जो आउटपुट उपकरण लगा होता है वो हमें इंसान के समझने योग्य बनाकर हमें आउटपुट देता है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा और निर्देश एक साथ इनपुट किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार दे रहे हैं अब हमें अगर किसी का नाम लिखना है तो हम एक साथ कंप्यूटर में लिखते हैं। अब वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है और उनको प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान कर देता है। कंप्यूटर निर्देशानुसार गणना है, मतलब निर्देश हमने कंप्यूटर को जितनी डायरेक्शन दी है, 2+3 की डायरेक्शन दी है तो वो 2+3 को ही जोड़कर हमें 5 बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से 2+4 जोड़ देगा, 2+5 जोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना हमने कंप्यूटर का निर्देश दिया है, जितने हमने कंप्यूटर को जो डायरेक्शन दिया उसके आधार पर ही वो गणनाएँ करके या जो भी प्रोसेस करके डाटा होता है वो हमें प्रदान करता है, मतलब प्रण करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो साधारण भाषा में कहें तो अगर डिजिटल कंप्यूटर में हम जितना इसको इनपुट प्रदान करेंगे उतना ही वो हमें रिजल्ट प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ ये जो डिजिटल कंप्यूटर वो गणना करने के साथ साथ तार्किक क्रिया, लॉजिकल जैसे कोई इक्वेशन वगैरह होगी, मैथ की इक्वेशन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, वो लॉजिक के साथ उसका हल करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देश्य होने के कारण विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त किया जाए। अब जैसा कि हमने एनालॉग में क्या पढ़ा था, विशिष्ट उद्देश्य,
और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बहुउद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तो ये आ जाता है कि पर्टिकुलर उसी काम के लिए ही वो कंप्यूटर बना है, तो इसलिए एनालॉग कंप्यूटर को विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। और जो डिजिटल कंप्यूटर बहुउद्देश्य, जो वर्तमान में हमारे सामने जो कंप्यूटर, हम उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी भी काम में ले सकते हैं, इसलिए इस आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को कहते हैं बहुउद्देशीय कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा की जाती है, मतलब जब भी कंप्यूटर के बारे में हम कोई बातचीत करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं, अर्थात डिसकंटिन्यूस होते हैं। मतलब डिजिटल कंप्यूटर के संकेत डिसकंटिन्यूस होते हैं और बाकी एनालॉग कंप्यूटर के संकेत है वो कंटिन्यूस होते हैं, मतलब लगातार होते हैं। एनालॉग के तो सिग्नल ऐसे होंगे, ठीक है, लगातार, मतलब ये बीच में ब्रेक, अगर ये सीधा भी है तो बीच में ब्रेक नहीं गया, या डायरेक्ट ऐसे हो गया, कोई टेम्परेचर देखते हैं, जो भी हमारा जो ग्राफ बनता है वो एनालॉग कंप्यूटर के, जैसे कोई भी ग्राफ मान लो, वो क्या है, वो एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल के बारे में। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या, अगर आपने इनपुट टाइप किया, आपका इनपुट है 1 तो ऐसे बनेगा। अगर आपने कोई इनपुट, आपने इनपुट दिया और उस इनपुट का डिजिट है 0 तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। फिर आपने टाइप किया 1 तो डायरेक्ट, अगर आपने फिर से टाइप किया 1 तो फिर डायरेक्ट। अगर आपका इनपुट 0 तो नीचे 1 0 1 0 1 0, ऐसे डिजिटल सिग्नल चलते रहते हैं डिजिटल में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगला प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटर। हमारे सामने अगला प्रकार है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, हमने 2 कंप्यूटर की बात की, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर। इन दोनों के योग से जो कंप्यूटर बनते हैं उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है, अर्थात जो एनालॉग कंप्यूटर है और जो डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के गुण है ना, वो इस एक कंप्यूटर में होते हैं और उसे कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने तार्किक क्रिया करने का भी कार्य कर सकते हैं। जो हमारे वर्तमान कंप्यूटर हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अब उसमें हमने कुछ भी, हमें एनालॉग का काम करवाना है या डिजिटल का जो भी काम करवाना है, अगर हम उसमें इनपुट देते हैं तो वो हमें हर प्रकार का काम करके देते हैं, अर्थात इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी भी इकाई के रूप में होता है। अब जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं तो हमारा स्पीडोमीटर की बात कर ले, तो हमारे स्पीडोमीटर में जो हमारा जो कंप्यूटर वो इनपुट तो किसके रूप में ले रहा है? एनालॉग के रूप में ले रहा है। और जो हमें आउटपुट दे रहा है, आजकल स्पीडोमीटर डिजिटल भी आते हैं और पहले की तरह एनालॉग भी आते हैं। एनालॉग में तो एनालॉग की तरह, अब डिजिटल स्पीडोमीटर में हमें वो डिजिटल में अंदर टाइप करके दे रहा है। इसी प्रकार प्रेशर की बात कर ले, मौसम की किसी की बात कर दे, तो जो भी है वो कंप्यूटर लेता तो एनालॉग में है और उसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रदान करता है। इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग, हाइब्रिड जो कंप्यूटर उसका सर्वाधिक, अगर आपको उदाहरण जानना है तो चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में इसका खूब उपयोग हो रहा है। जहाँ रोगी को, जैसे अब किसी रोगी का टेम्परेचर नापना है तो पुराने टाइम में वही थर्मामीटर होता था जिसमें पारा ऊपर चढ़ता था और फिर वो बताता। आज के टाइम में ऐसे ऐसे कंप्यूटर आ गए जैसे आपने आपके शरीर पर टच कराया और आपको डिजिटल रूप में उसका टेम्परेचर बता देता है। धड़कन, हार्ट बीट मापने के लिए पहले आपने देखा होगा कि वो हाथ के ऊपर पट्टा सा बांध के ऐसे करते थे, तो और ब्लड प्रेशर आदि को जो भी मापने, ये सभी क्या एनालॉग सिग्नल आते हैं। तो जो भी हमारे हॉस्पिटल में जो भी मशीनें होती हैं वो इन सभी को एनालॉग सिग्नल को ग्रहण करती है फिर तथा उन्हें डिजिटल रूप में बदलकर हमें परिणाम अंकों के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे मान लो हम कोई भी जांच कराने जाते हैं या हमारी जो हार्ट बीट की जांच है तो उसमें क्या है, हम जैसे मशीन में देखें तो वो ग्राफ चलता रहता है और जो भी हमें आउटपुट के रूप में उसकी जो भी रिपोर्ट मिलती है, तो रिपोर्ट में क्या होता है, हमारे इंसान की समझ नहीं होगी, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इसका ब्लड प्रेशर इतना है, इसकी शुगर इतना है, इसका हीमोग्लोबिन इतना है। वो किस में लिखा होता है? डिजिटल में, डिजिट्स में। ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ भी आपको घड़ी बना देंगे और वो ऐसे घड़ी बना के सुइयाँ दिखाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है और वो अगर एनालॉग सिग्नल को भी अगर ग्रहण कर रहा है तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हमें डिजिटल के रूप में उसका आउटपुट देगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब अनुप्रयोग के आधार के ऊपर कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। अगला कंप्यूटर का वर्गीकरण है साइज के आधार पर, अर्थात क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर का। वर्तमान कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर प्राय 4 भागों में बांटा गया, अर्थात कंप्यूटर को अनुप्रयोग के आधार पर 3 हो गया। जैसे कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और लास्ट में हमने पढ़ा था हाइब्रिड।
ये तो हो गया अनुप्रयोग के आधार पर। और इसके आधार पर जो साइज है उसके आधार पर हमारे कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया जो आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार हो गया माइक्रो। दूसरा आ जाएगा हमारे सामने मिनी। फिर आ जाएगा मेन फ्रेम। और लास्ट में चौथा आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों हम सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले प्रकार का कंप्यूटर कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। अर्थात जब माइक्रो प्रोसेसर की जब माइक्रोचिप की खोज हो गई थी तो उसके साथ ही माइक्रो कंप्यूटर आने लगे। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता के बारे में देखते हैं। ये आकार में छोटे तथा कम कीमत वाले होते हैं। अर्थात जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रोचिप के आने की वजह से डिजिटल युग में एक क्रांति आ गई। अर्थात माइक्रोचिप के आने के बाद में ये आकार में कंप्यूटर का आकार भी छोटा होने लगा और इनको जो कॉस्ट है वो भी घटने लगे। पहले के टाइम में क्या होता था, कंप्यूटर पूरे कमरे जितना एक कंप्यूटर आता था और वो इतने महंगे आते थे कि जिससे आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। तो माइक्रोचिप के आविष्कार के बाद से कंप्यूटर डिजिटल युग में एक क्रांति की तरह साबित हुआ। एग्जाम्पल में जैसे माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? हमारे जो घर में, हमारे जो ऑफिस में, हमारे जो स्कूल में आदि में जो भी कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, एक ही सीपीयू होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंप्यूटर में दो 3 सीपीयू लगे। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता या संग्रहण क्षमता से तात्पर्य इनकी मेमोरी या स्टोरेज तथा इनके कार्य करने की गति बोले तो स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात थोड़ी कम होती है। मतलब सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह नहीं होते। इनकी जो मेमोरी वगैरह है, जो भी है कार्य करने की जो क्षमता है वो थोड़ी लिमिटेड होती है। अर्थात इन कंप्यूटर पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति इनके ऊपर काम कर सकता है। अर्थात हमारे घर में जो कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं उसमें हम सभी घर के सदस्य एक साथ काम कर रहे हैं। अर्थात इसके ऊपर एक समय में केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है। अर्थात ये मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर नहीं है। इसलिए इन कंप्यूटर को कौन से कंप्यूटर कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है या पीसीबी, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें पीसीबी कहा जाता है। अब पीसीबी वर्तमान में कई प्रकार के होते हैं, तो चलो बात कर लेते हैं पीसी कौन कौन से वर्तमान में पीसी चल रहे हैं। पीसी में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की। जो डेस्कटॉप का मतलब डेस्क मतलब मेज, टॉप एंड के ऊपर रखे जो कंप्यूटर टेबल के ऊपर जो कंप्यूटर रखे जाते हैं उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। अर्थात ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। अर्थात जो हमारे माइक्रोमीटर थोड़े साइज में बड़े होते हैं, इनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी नहीं कर सकते। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस आदि जुड़े हुए होते हैं। अगला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है लैपटॉप कंप्यूटर। अर्थात ये ब्रीफ केस अर्थात अटैची या संदूक के समान होते हैं तथा ये साइज में छोटे होते हैं। मतलब हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उनसे साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी कर सकते हैं। और लैपटॉप आप सभी का देखा हुआ है। और लैपटॉप को व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है तथा इनमें पावर के लिए अर्थात जो लैपटॉप को चलाने के लिए जो बिजली की आवश्यकता होती है वो बैटरी के उपयोग से होता है। अगला आता है पाम टॉप कंप्यूटर। अर्थात जो पाम टॉप का मतलब क्या हो गया? पाम का मतलब हो गया हथेली, हथेली प्लस टॉप। टॉप को मतलब जो हथेली के ऊपर रखकर जो कंप्यूटर चलाए जाते हैं उन्हें पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये लैपटॉप कंप्यूटर से साइज में थोड़े छोटे होते हैं तथा जिनको हथेली पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है। जिसका आपको सर्वसाधारण एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, वो हो गया मोबाइल। मोबाइल को पाम टॉप कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जा सकता है। हमारा कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी मतलब हम अपने हाथ में रखकर चला सकते हैं। अब कोई कह देगा मोबाइल कंप्यूटर थोड़ी, कीबोर्ड कंप्यूटर, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम हमारे जीवन में के कार्यों को आसान बनाने के लिए जिस भी हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं वो एक तरह का कंप्यूटर ही है। इसमें अगला कंप्यूटर आ जाता है नोटबुक कंप्यूटर। जैसे हमारी नोटबुक है उसकी साइज़ के भी आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप बोल दो, छोटी साइज़ के जो लैपटॉप होते हैं उन्हें नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। अर्थात वे कंप्यूटर जो नोटबुक के समान होते हैं उन्हें नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। इसमें अगला पार्ट आता है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर जो कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल से थोड़ी बड़ी साइज़ के जो टैबलेट होते हैं उन्हें टैबलेट ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं तथा इन्हें अंगुलियों द्वारा या अर्थात टच स्क्रीन द्वारा चलाया जाता है। अब इसके आधार पर अगला प्रकार आता है इसका साइज के आधार पर। इसका 2 नंबर प्रकार आ गया मिनी कंप्यूटर। अर्थात
जो मिनी मतलब मध्यम साइज़ के जो कंप्यूटर होते हैं, जो ज़्यादा छोटे भी नहीं हो और ज़्यादा बड़े भी नहीं, उन्हें कौन से कंप्यूटर कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर जो हम पीछे पढ़ गए उसकी तुलना में अत्यधिक कार्यशील, शक्तिशाली तथा उनसे थोड़ी ज़्यादा कीमत वाले होते हैं, जबकि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर उससे कम होते हैं। इनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों में किया जाता है, जैसे बैंक वगैरह हो गया, कोई बड़ा ऑफिस है, उसमें इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इन कंप्यूटर का मतलब एक मेन सर्वर के रूप में इनका एक कंप्यूटर होता है और उसके साथ अनेक कंप्यूटर जुड़े, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनका जो मेन सर्वर है वो एक ही होता है। इन पर एक समय में एक से अधिक आदमी काम कर सकते हैं, अर्थात ये मल्टी यूजर होते हैं। मल्टी यूजर का मतलब हो गया, मल्टी यानी अत्यधिक, और यूजर का मतलब जो हम व्यक्ति काम में लेते हैं, जो इसको यूज कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं यूजर। अर्थात इन पर एक समय में एक से अधिक आदमी के काम करने के कारण इनको मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। और इनका सबसे अच्छा उपयोग आपको देखना है तो बैंक में जो भी कंप्यूटर होते हैं वो मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। बैंक में जो कंप्यूटर होते हैं लगभग उन सभी कंप्यूटर्स का CPU एक होता है और वो सभी एक ही CPU से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर कहा जाता है, या मल्टीपर्पज़ या मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें अगला प्रकार है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर तथा इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है, और ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। अर्थात ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे महंगे होते हैं और आकार में भी सबसे बड़े होते हैं, तथा इनकी संग्रहण क्षमता या मेमोरी जो कार्य करने की इसकी गति होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं हम दोस्तों संपूर्ण सुपर कंप्यूटर से पहले हम बात कर लेते हैं। एक जो कंप्यूटर है हमारा वो छूट गया, जिनको बोलते हैं हम, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। हमारा 3 नंबर का जो प्रकार था वो रह गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल दो या सर्वर कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर से तो बड़े और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, तथा इनकी कार्य क्षमता होती है वो मिनी कंप्यूटर से तो ज़्यादा होती है और जो हमारे सुपर कंप्यूटर है उनसे कम होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को स्टोरेज के रूप में भी यूज किया जाता है और सर्वर रूम के रूप में, जैसे हम बैंक में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमें सुनता है कि सर्वर रूम में मिलेगा। हम जहाँ भी सर्वर रूम के बारे में बात करते हैं तो सर्वर रूम का तात्पर्य होता है मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर रूम कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। अब हमारा अगला था सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, इनकी संग्रहण क्षमता या मेमोरी एवं कार्य करने की गति सबसे ज़्यादा होती है। और ये सुपर कंप्यूटर है जो सबसे महंगे कंप्यूटर भी माने जाते हैं। जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वो हमारे आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। ये सबसे अधिक जटिल, जो भी जटिल से जटिल गणना है वो जो उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से संभव है। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में ले लो, जो भी अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र में ले लो, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर से ही कार्य संभव होता है। सुपर कंप्यूटर विश्व में सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है। विश्व में सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकी या फुगाकू बोल दो, जो किस देश का है? जापान का, जो आज तक का दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? शिम्योर करे को सुपर कंप्यूटर का फादर या सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हो गए? परम, भारत में निर्मित, करे, एनईसी, सीडीसी आदि सब सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण। अब भारत में सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, कहाँ है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर के बारे में जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।